नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि संवाद इंडिया के मंच पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं। आज भी उसी संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक चर्चा हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। संवाद इंडिया के मंच पर आज की हमारी चर्चा है, अभी पिछले दिनों राष्ट्रीय बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, संपन्न हुई थी। और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी जहां बातें कहीं अब सरकार के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरह सरकार काम कर रही है, या आने वाले समय की जो राजनीतिक चुनौतियां हैं उसके बारे में उन्होंने विस्तार से अपने जो कार्यकारिणी के लोग थे उसके माध्यम से उन्होंने पूरे जो भाजपा संगठन है उसको बड़ा मैसेज दिया है। इसी भाषण में उन्होंने दो बातें और महत्वपूर्ण कही कि उन्होंने एक तो पसमानदा मुसलमानों के बारे में कहा कि हमारे कार्यकर्ता उनके पास जाएं, उनसे संपर्क बढ़ाएं और पार्टी से जोड़ें। और साथ ही उन्होंने कहा कि हर पिक्चर पर बयान देने की आवश्यकता नहीं है। यह जो उन्होंने कहा कि पिक्चर पर बयान देने की आवश्यकता नहीं है, किसी पिक्चर का नाम तो नहीं लिया उन्होंने, ना किसी नेता का, ना किसी अभिनेता का, लेकिन उसके बाद भी इस जो उनके वक्तव्य था, इसके बड़े सारे नेतार्थ लोग अपने अपने स्तर से निकाल रहे हैं। तो इसी संदर्भ में चर्चा करने के लिए कि प्रधानमंत्री को आखिर ऐसा क्यों कहना पड़ा, उन्होंने ऐसा क्या देखा, क्या प्रतिक्रिया उनके संगठन की थी इन सब विषयों पर लेकर जो उन्हें ये बयान देने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश का बहुत ही वरिष्ठ पैनल है। उनका परिचय कराने से पहले मैं अपने सभी दर्शकों से आग्रह करता हूं कि वह संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। चर्चा की शुरुआत से पहले मैं अपने जो हमारे संवाद इंडिया के मंच पर अतिथि हैं आज के, उनसे मैं परिचय अपने दर्शकों को करा देता हूँ। हमारे साथ शिवन काग सर जी हैं, जो कि मेरठ विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रहे हैं और बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी बड़ी ख्याति है। उनका मैं शिवन काग जी का संवाद इंडिया मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इसके बाद हमारे साथ सुनील शुक्ला जी इलाहाबाद से जुड़े हुए हैं, जो कि देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और अपनी जो बेबाक उनकी निष्पक्ष जो व्याख्या रहती है राजनीतिक विषयों पर, उसके लिए बड़ी ख्याति उनकी है। सुनील शुक्ला जी का भी मैं संवाद इंडिया के मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही हमारे साथ कुलदीप पवार जी हैं, जो कि अनेक वर्षों से पत्रकारिता क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और पत्रकारिता में बड़ी उनकी ख्याति है और इस समय वह डीएनए में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगातार इस समय कार्य कर रहे हैं। और मैं कुलदीप जी का भी संवाद इंडिया के मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं शिवन काग सर से ही करता हूँ। शिवन काग जी, जैसे कि आपने देखा कि अभी पिछले दिनों जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वक्तव्य दिया था राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, बिना वजह की जो बयानबाजी होती है उससे उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता दूर रहें, बिना वजह की बयानबाजी न करें। साथ ही उन्होंने कहा कि बोहरा मुसलमान, पसमानदा मुसलमानों के पास भी कार्यकर्ता जाएं, उन्हें पार्टी की नीतियों से अवगत कराएं और पार्टी से जोड़ें उन लोगों को। और साथ ही उन्होंने कहा कि पिक्चर जो होती हैं उस पर बिना वजह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। हालांकि उन्होंने किसी पिक्चर का नाम नहीं लिया, लेकिन फिर भी राजनीतिक संकेत के द्वारा उन्होंने इस तरह की बातें कही। इसके क्या मायने आप देखते हैं आपके दृष्टिकोण के अनुसार? ऐसा उन्होंने क्यों कहा, क्या इसकी मजबूरी थी? शिवन काग जी। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और पैनल में बाकी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरे हिसाब से जो मोदी जी ने कहा है वो एक बहुत ही दिलचस्प और नज़रिया है, एक दिलचस्प मेरे ख्याल में एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी, भाजपा को भी और इस देश की पॉलिटिकल फिलॉसफी को भी। बात यह है कि उन्होंने करीब डेढ़ साल पहले एक अपना सबका विश्वास की जो बात की थी, वो सबका विश्वास जीतने की वो शायद कैसे वो करना है, कैसे उनको धर्म के ऊपर उठ के, किसी भी समुदाय के ऊपर उठ के सबसे संपर्क करना है। संपर्क करना हर पॉलिटिकल पार्टी को जरूरी है, चाहे लोग उनको वोट दें या न दें। पहले जब ये माना जाता था कि बीजेपी सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है और इसलिए ये शायद इसीलिए उनको ये कहना पड़ा कि हम पसमानदा मुसलमानों से भी बात करें, हम क्रिश्चियन से भी बात करें, हम देश के हर नागरिक से बात करें, ताकि उनको हम अपनी पॉलिसीज, अपने कार्यक्रम, अपने जो एजेंडा है प्रगति का, जो एजेंडा है भारत को एक विश्व गुरु बनाने का, जो एजेंडा है भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का, या भारत में जितने भी लोग हैं उनको एक खुशहाली के रास्ते पे ले जाने का, उसमें शायद मेरा जहाँ तक समझ है, मेरी जहाँ तक जानकारी है और मेरे जहाँ तक लोगों से बातचीत है,
शायद किसी भी कार्यक्रम, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो पक्का मकान देने की बात हो, चाहे शौचालय की बात हो, चाहे जो फूड फॉर मतलब फ्री फूड भेजा गया, या कोरोना वैक्सीन दिया गया लोगों को, या कोई भी ऐसा कार्यक्रम जो भाजपा ने शुरू किया है, उसमें कभी भी उन्होंने कोई ये नहीं देखा कि ये कौन लाभार्थी है और उसको किसी दूसरे लाभार्थी को वंचित किया। तो उस चीज को शायद वो दिखाना चाहते हैं कि भाजपा एक ऐसी प्रोग्रेसिव पार्टी है जिसको कि शायद इस तरीके से देखा जा रहा है कि वो सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है और हिंदुत्व को बढ़ाती है। तो मेरे ख्याल में उस कारण से उन्होंने सबका विश्वास जोड़ने के लिए अपने ये वक्तव्य दिया। जो जहां तक बात है पिक्चर्स की बात, मेरे ख्याल में हिंदुस्तान भी एक सॉफ्ट पावर को यूज करके कहीं पर भी दुनिया में जो फिल्म्स हैं, एंटरटेनमेंट है, या कोई और ऐसी चैनल है, म्यूजिक की हो, संगीत की हो, या किसी और चीज की हो, या फिल्म्स की हो, वो एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है थर्ड वर्ल्ड में या बाकी वर्ल्ड में, अपना सॉफ्ट पावर बढ़ाने के लिए, लोगों को कनेक्ट करने के लिए, लोगों को मैसेज देने के लिए, लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए, भारतवर्ष के साथ जोड़ने के लिए। और भारत का इतिहास रहा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्चरल मेगा इवेंट है यहाँ पे, चाहे वो हमारे कई त्योहार हो, हमारे कई योजनाएं हो, हमारे कई कार्यक्रम हो, उन सब चीज को देखते हुए उन्होंने कहा कि मतलब हर फिल्म को अगर हम टारगेट करते हैं तो उससे गलत मैसेज आती है। मैसेज ये जाना चाहिए कि जो देश की प्रकृति पे प्रहार करे, या देश की अखंडता को प्रहार करे, या देश में लोगों को अपने आपस में बैर कराए, उन पिक्चर्स पे आप ये कर सकते हैं। वो मेरा कहना है, उन्होंने नहीं कहा। तो मेरे ख्याल में वो यही मैसेज देना चाहते थे कि इस चीज को हमको समझना चाहिए कि कई जगहों पे, कई देशों में भारत को अगर पहचान दी है पिक्चर्स ने, चाहे राज कपूर की पिक्चर्स बताएं जो कि बहुत ही पॉपुलर हैं, चाहे पूरे ईस्टर्न यूरोप में, रशिया में और बाकी जगह पे, इवन अफ्रीका में देयर आर सो मेनी कंट्रीज हु हैव जॉइंड, जिन्होंने भारत को समझा है, देखा है, सुना है, भारत के बारे में, कल्चर के बारे में समझा है फिल्मों के माध्यम से। और इस चीज को देखते हुए मेरे ख्याल में उन्होंने ये कहा है कि जो फिल्म एक अच्छा प्रोजेक्ट करती है भारत को, तो हर फिल्म को नेगेटिव अंदाज से न देखा जाए। हर फिल्म का अपना अपना एक कैरेक्टर होता है, एक मैसेज होती है, एक चित्रण होता है, एक भाषा होती है। तो उस चीज को ध्यान में रख के एक बैलेंस्ड आउटलुक बनाया जाए, ताकि फिल्म्स को अननेसेसरी टारगेट न करें। ये मेरा मानना है। और इन सब दोनों चीजों को एक साथ अगर आप जोड़ के देखें तो एक बहुत बड़ा ये है कि अगर भारत को विश्व में जो अभी G20 का प्रेसिडेंटशिप मिली है, और जो बाकी चीजों में वो जोड़ना चाहते हैं, उन सब को अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी ये है उस समय भारत के पास, ताकि वो अपने आप को, अपने जो विचारधाराएं का टकराव है या सिविलाइजेशनल टकराव है, उसको न प्रोजेक्ट करके अपनी बाकी चीजों को प्रोजेक्ट करे। जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जिस तरीके से हम साइंटिफिक में, इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में या प्रोग्रेस कर रहे हैं, और हमारी इकोनॉमी जिस तरीके से बढ़ रही है, जिस तरीके से हम लोगों ने किसी भी दूसरे देश को, जब कोरोना का वैक्सीन का मारामारी हो रही थी, बाकी लोग प्रॉफिट बना रहे थे, तो हम लोगों ने बिना प्रॉफिट के कई देशों को ये दिया, या फार्मेसी के चीजों, प्रोडक्ट्स को हम लोग बाकी लोगों को भेज रहे हैं। तो जिस तरीके से एक मैसेज जाना चाहिए कि भारत एक ऐसा देश है जिसको कि ह्यूमैनिटेरियन एंगल से देखना चाहिए, जिसको कि एक
डेवलपमेंट एंगल से देखना चाहिए, जिसको कि मालूम है कि डेवलपमेंट क्या है, कैसे वो डेवलपमेंट कर रहा है, बावजूद इसके कि बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत तरह की लैंग्वेजेस हैं, बहुत तरह के अपवाद हैं, मगर तब भी वो आगे प्रोग्रेस कर रहा है। तो इस मैसेज को भेजने के लिए शायद ये दोनों उन्होंने स्टेप्स उठाए हैं, ये मेरा मानना है। थैंक यू प्रशांत। बिल्कुल ठीक आपने कि जो एक मैसेज है देश का कि वर्ल्ड स्तर पे हमें अपनी ऐसी भूमिका स्थापित करनी है जहां पर सभी के लिए सम्मान बराबर अवसर समान हो। कुलदीप, जैसा आपने देखा कि जो काकसर ने बताया और जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो वक्तव्य था, उसके क्या मायने आप समझते हैं? क्या प्रधानमंत्री जी समझ रहे हैं कि देश में जो एक कुछ लोगों के द्वारा या एक मतलब विचार के एक दायरे के अंदर सीमित किया जा रहा है किसी चीज को, चाहे वो फिल्म हो या दूसरे जो राजनीतिक मुद्दे हों, आप क्या मानते हैं इस विषय पे कि प्रधानमंत्री को ये वक्तव्य देने को क्यों मजबूर होना पड़ा? कुलदीप जी। देखिए, इसके दो कारण हैं। पहला कारण काकसर ने बताया, जो बहुत विस्तार से बताया। जाहिर सी बात है कि देश की छवि बनती है बाहर, और इस समय हमारे, आप अगर अलाइनमेंट में देखें, देश के साथ में अलायंस जो बन रहे हैं लगातार, वो हम लोग सऊदी अरब से जुड़ रहे हैं, हम लोग कतर से भी नजदीक हो रहे हैं, हम लोग यूएई से तो बहुत ज्यादा नजदीक हो रहे हैं। मीन्स हम लोग मुस्लिम कंट्रीज के काफी नजदीक आ रहे हैं। सिर्फ अगर आप साउथ एशियाई कंट्रीज को छोड़ दें, मतलब इंडोनेशिया, मलेशिया से पिछले कुछ दिनों में, पिछले दो कुछ सालों में संबंध थोड़े बदले हैं। लेकिन बाकी अगर हम लोग अरब कंट्रीज को देखें तो अरब कंट्रीज में हमारे संबंध बहुत डिफर होंगे। दूसरा रीजन जो है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल है। चुनावी मोड में सभी पार्टियां हैं। कांग्रेस पूरी तरह से भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपने को डोमिनेट करने की दिशा में है। जिन राज्यों में वो जा सकती है, जिन राज्यों में डोमिनेट कर सकती है, जिन राज्यों में उसको लगता है कि उसके पास ऑप्शन है, उन राज्यों में वो कर रही है। इसके अलावा अगर भाजपा को देखें, भाजपा का पिछले जो कुछ मीटिंग्स हुई हैं, नेशनल कार्यकारिणी की, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग्स जो हुई हैं, और उसके अलावा जो उनकी बैठकें लगातार हुई हैं, उनके जो सर्वे हुए हैं, उनमें जो चीजें सामने आई थी, वो आपने थोड़ा बहुत विधानसभा चुनाव में भी फील किया होगा, पिछले जो जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, कि कहीं ना कहीं भाजपा को थोड़ा रणनीति बदलने की जरूरत हो रही है, महसूस हो रही है। पहले हमें समझना होगा कि पसमानदा मुसलमान होता कौन सा है। पसमानदा मुसलमान, जाहिर बात है कि मुस्लिम का बहुत बड़ा एक वर्ग, ऐसा वर्ग है जो पिछड़ा रहा है, जो जिसका अभी तक आर्थिक और सामाजिक रूप से एक तरीके से बहुत ज्यादा डिफरेंस रहा है। मतलब पूरी तरह से ना तो नेता, मतलब उनके लीडर्स कोई बहुत ज्यादा आगे आए हैं, और ना ही आर्थिक रूप से भी बहुत ज्यादा उस वर्ग को कोई फायदा नहीं हुआ है। तो ऐसे में एक मौका है कि आप, पूरा मुस्लिम तो आप, जाहिर बात है कभी भाजपा के साथ नहीं जाएगा, हिंदुत्ववादी विचारधारा का ठप्पा जो है उसको देखते हुए कभी नहीं जाएगा। लेकिन कुछ अगर वो हिस्सा तोड़ पाते हैं, तो जाहिर बात है कि हर स्टेट में, इंडिया के हर स्टेट में उनको, बीजेपी को फायदा होगा। ये बात मोदी जी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, और इस कारण भी समझते हैं। अगर आप गुजरात में मोदी जी का टेन्योर देखें, तो बोहरा समुदाय बीजेपी का बहुत बड़ा वोट बैंक रहा है। बोहरा मुस्लिम्स जो है वो लगभग उसी तरह से हैं जैसे पसमानदा मुस्लिम है। और बोहरा मुस्लिमों को मोदी जी का वोट बैंक माना जाता है, जब 2002 के दंगों के, हिंदू मुस्लिम दंगों के बावजूद। तो कुछ इसी तरह की सोच के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं अभी भी। अगर हम यूपी में देखें, यूपी में पूरा का पूरा आपकी जो वेस्ट यूपी की बेल्ट है, उसमें पसमानदा मुस्लिम बड़ी संख्या में, अंसारी, कुरैशी, सिद्दीकी, ये सब मतलब जो जातियां हैं पसमानदा मुस्लिमों की, बड़ी संख्या में। और भाजपा को विधानसभा चुनाव के दौरान इस एरिया में थोड़ा नुकसान हुआ है। इस एरिया में उनके खिलाफ जो गठबंधन था सपा का और रालोद का, वो थोड़ा सा प्रभावी साबित हुआ था। और अगर हम लोग बात करें एमपी की, तो एमपी के भी करीब 5 से 6 जिले ऐसे हैं जहां पसमानदा मुस्लिम बहुत मजबूती में है। तो इसी तरह से अगर हम लोग हर स्टेट में जाए, एमपी में तो बहुत रिसेंटली चुनाव होने वाले हैं, एमपी में तो पहले विधानसभा चुनाव देखने आपको लोकसभा चुनाव से पहले, तो ये कहीं ना कहीं एक वोट बैंक का भी गणित है। फिर बीजेपी सबसे ज्यादा फोकस कर रही है तेलंगाना पर। अगर आप देखें तेलंगाना को बीजेपी इतना ज्यादा तवज्जो दे रही है कि नेक्स्ट मंथ 11,500 रैली पे वो वहां पे प्लान कर रही है। वो बीजेपी को वहां पर अपने लिए संभावनाएं भी दिख रही हैं। अगर हम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को भी देखें, आंध्र प्रदेश में बीजेपी के लिए कुछ नहीं है, लेकिन तेलंगाना की राजनीति में मुस्लिम्स का थोड़ा प्रभाव है, और वहां भी पसमानदा मुस्लिमों की संख्या बहुत ज्यादा है। कर्नाटक में चुनाव होने, कर्नाटक में भी आप वैसे ही हिजाब विवाद वगैरह की वजह से
बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है पॉलिटिकली। तो ये सारी चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं एक वोट बैंक का छोटा सा हिस्सा बढ़ाने की कवायद चल रही है। बिहार में भी बीजेपी को, चूंकि गठबंधन टूट चुका है, सामने रालोद और जदयू खड़े हुए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान होगा, ये आप जानते हैं। वो नुकसान की भरपाई किस तरह से दूसरे वोट बैंक्स को जोड़ करके आप कर सकते हैं, इस पे एक कवायद चल रही है। इसी का और बीजेपी का फोकस अभी पूरी तरह से घोषित हो ही चुका है कि भाई 144 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी सेकंड नंबर पर या थर्ड नंबर पर रही थी, जिनको बीजेपी अब इस बार अपने साथ जोड़ना चाहती है, जिससे कि उसको जो नुकसान यूपी या बिहार वगैरह में होता दिख रहा है उनकी भरपाई की जा सके। तो ये एक तो इसके अलावा भी अगर आप देखें, पूरा का पूरा एक सिनेरियो देखें, तो तीसरा टर्म में बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है, तीसरा टर्म होगा। आप कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी अच्छी आपकी योजनाएं रहे हो, कितना भी आपने काम किया हो, लेकिन आपको एक सत्ता विरोधी फैक्टर का सामना करना ही पड़ेगा। तो वो सत्ता विरोधी फैक्टर से बचने के लिए आपको जरूरी है कि आप नए लोगों को अपने साथ जोड़े, नए समुदाय अपने साथ जोड़े, नए लोग आएंगे, नए जो तो पुराने टूट रहे हैं उनका नुकसान पूरा होगा। तो अभी तो फैक्टर यही है। फिल्मों को लेकर के और बयानों को लेकर के जहां तक बात है, तो उसको भी मोदी जी शायद बेहतर समझते हैं, क्योंकि बीजेपी को कई चुनाव पीछे ऐसे हुए हैं जिनमें नेताओं के बड़बोलेपन का नुकसान हुआ है। राजस्थान तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। राजस्थान में पिछली बार विधानसभा चुनाव सभी लोग यही कहते हैं कि योगी जी के एक हनुमान जी वाले बयान की वजह से हार गए। इसके अलावा भी बड़बोलेपन का नुकसान बीजेपी को के नेताओं का 2-3 जगह पर हुआ है। और खुद बीजेपी नहीं, मतलब अगर हम लोग बाकी भी पार्टी को देखें, तो कांग्रेस के नेताओं का जो बड़बोलापन रहा, उसका कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा मिलता रहा है। अभी गुजरात में रिसेंटली बयानबाजी जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बयानबाजी थी, उसके बाद में बहुत ज्यादा माना गया था कि उसका उसका इफेक्ट मिला है। तो ये चीजें तो हैं, खुद मोदी जी इसको भुगत चुके हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी के खिलाफ एक जो भाषण था उनका, उसी को सबसे ज्यादा मुद्दा बना करके चुनाव लड़ा गया था उसके बाद। तो इसलिए भी शायद कहीं ना कहीं मोदी जी नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा इश्यू बने जो एक नए वोट बैंक को जोड़ने की कवायद में बीच में रोड़ा साबित हो। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। जी, काफी सारे आपने विषयों को बताया कि किस तरह से जो बड़बोलेपन वाले जो बयान होते हैं कुछ लोगों के नेताओं के द्वारा, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को जहां फायदा पहुंचाते हैं, वो नुकसान भी करते हैं। क्या इस चीज को नरेंद्र मोदी जी समझ रहे हैं? क्या राजनीतिक जो विपक्षी दल है उनके, क्या उनका जो बढ़ता कहीं ना कहीं एक ग्राफ है राजनीतिक रूप से, क्या वो दबाव महसूस कर रहे हैं मोदी जी? मैं इसी प्रश्न को लेकर सुनील जी के पास आता हूँ। सुनील जी, जैसा आपने दोनों वक्ताओं को सुना, और प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले भी इस कार्यकारिणी की जो बैठक में उन्होंने वक्तव्य दिया, उससे पहले भी कई बार वो कुछ नेताओं को इशारे में कह भी चुके हैं कि मैं आपको कभी मन से माफ नहीं कर पाऊंगा, या इस तरह की बातें हमेशा बार बार उनके द्वारा आती रही हैं। लेकिन रिसेंटली जिस तरह से उनका वक्तव्य है ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में, क्या वह उनकी छवि के लिए या उनकी जो आने वाली भविष्य की राजनीतिक चुनौतियां हैं उसमें वह उन चीजों को बाधा के रूप में देख रहे हैं? आप क्या मानते हैं इस बारे में, सुनील शुक्ला जी? धन्यवाद प्रशांत जी। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया, निश्चित रूप से वह अपने समर्थकों को अपने साथ बनाए रखने की एक कोशिश तो है ही है। इसके अलावा नए लोगों को अपने साथ जोड़ने की भी एक कोशिश है। पसमानदा मुसलमानों को लेकर के हम सभी लोग बात कर रहे हैं कि पसमानदा मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने की के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा, और ये कहा कि उनके घर पास जाइए, उनसे बात कीजिए। और अल्पसंख्यकों के बारे में उन्होंने कहा कि इनके बारे में भी मतलब गैर जरूरी बयानबाजी से बचिए, फिल्मों के बारे में गैर जरूरी बयानबाजी से बचिए। लेकिन यह कोशिश ये है कि अपने जनाधार को और व्यापक करने की। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस भाषण मात्र से जनाधार बढ़ जाएगा? अल्पसंख्यकों के मन में जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर के एक तरह की नाराजगी है, वो दूर हो जाएगी? अगर आपकी जो दल की जो राजनीति है, दल की जो नीतियां हैं या जो तौर तरीका है, उसकी वजह से क्या जो अल्पसंख्यक समुदाय है वह आपके साथ जुड़ पाएगा? मुझे लगता है कि नहीं जुड़ेगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अल्पसंख्यकों के बारे में आप अनर्गल बात मत कीजिए और पसमानदा मुसलमानों के बीच में जाके काम कीजिए। पसमानदा मुसलमानों की बात अगर आप करते हैं
तो जो उनका काम है वो तो कोई काम आप नहीं होने दे रहे हैं। जो छोटे मोटे काम करते हैं, मांस की बिक्री करते हैं, और जो छोटे उनके धंधे हैं, उस किसी धंधे को आप नहीं होने दे रहे हैं। पशुओं का व्यापार ही बंद है, नहीं चलेगा। दूसरी चीज कि जो बड़े आपकी पार्टी के जो नेता बयान देते हैं, अगर कोई नेता आपसे, अगर आपका पार्टी का नेता ये कहता है कि अपने घरों में हथियार रखिए, अगर कुछ नहीं है तो सब्जी काटने वाले जो चाकू है उसी को धारदार रखिए, वो काम आएगा। उसके वो जब वो आप पे हमला करेंगे तो आप उससे बचेंगे, आपको उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। जब आपकी पार्टी के एक सम्मानित सांसद ये कहते हैं गोली मारो सालों को, तब भी आप उनका कॉग्निजेंस नहीं लेते। आपकी इतनी बड़ी सरकार में एक भी अल्पसंख्यक मंत्री नहीं होता, आपके चेहरे पर शिकन नहीं होती। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 403 सीटें हैं, वहां जब चुनाव होता है तो एक अल्पसंख्यक उम्मीदवार आपका नहीं होता। पसमानदा ही सही किसी का उम्मीदवार बना देते, कोई आपका उम्मीदवार नहीं होता। अभी गुजरात का जो चुनाव हुआ उसमें कोई आपका उम्मीदवार अल्पसंख्यक नहीं होता। तो कैसे आप उम्मीद करते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय आपके साथ जुड़ जाएगा? आप ये कहते हैं कि साहब सरकारी योजनाओं को लागू करने में हम अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच में भेदभाव नहीं करते, वो आप कर भी नहीं सकते। इसे नहीं कर सकते कि भारत का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। सरकारी काम करने के तरीके अलग हैं, उसमें आप ये तौर तरीका आपका हो नहीं सकता। आप जो कर सकते हैं वो अपने संगठन में कर सकते हैं। अपने संगठन में कितने लोगों को आप शिरकत करते हैं, सत्ता में उनकी भागीदारी कितनी करते हैं, संगठन में उनकी कितनी हिस्सेदारी करते हैं, यह आप कर सकते हैं, जो आप नहीं कर रहे हैं। आप तैयार भी नहीं उसको करने के लिए। तो दो तरह की बात, अगर सरकार की बात अलग करते हैं, संगठन की बात अलग करते हैं और कहते हैं कि इनके बीच हमको जाना है। अगर यह आपने कहा था कि भोपाल के सांसद के लिए कि मैं इनको मन से माफ नहीं कर पाऊंगा, उसके बाद भी जो आपने उनकी आलोचना की, क्या उन्होंने अपने वक्तव्यों को बंद कर दिया? अगर वह नाथूराम गोडसे को शहीद बताती हैं तो आपने कोई कार्रवाई की? कोई कार्रवाई आपने किया हो जो से संदेश जाए कि नहीं आप इस तरह की बात नहीं कर सकते। और आप कहते हैं कि अल्पसंख्यकों को हमको अपने साथ जोड़ना है। तो क्या यह संभव है आपके साथ जुड़ पाना? दूसरी चीज कि जो देश के सामने बड़ी समस्याएं हैं जिनको लेकर के विपक्षी दल खुल करके लोगों के बीच में है, उन पे आप कोई बात नहीं करते। आप यह नहीं कहते हैं कि बेरोजगारी की स्थिति है कि नहीं है, अगर है तो उसके समाधान के लिए हम क्या कर रहे हैं, आप इस पर कोई वक्तव्य नहीं देते। आप जब विपक्षी दल ये कहता है कि देश की अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही है, रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं, भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के मुकाबले हम कमजोर हो रहे हैं, इस पे आप कोई बात नहीं करते। और आपके वित्त मंत्री कहती हैं कि नहीं हम कमजोर नहीं हुए हैं, डॉलर मजबूत हो गया है। दोनों का क्या अर्थ होता है वो तो माननीय वित्त मंत्री जी बता सकते हैं, इस पर भी आप कोई बात नहीं करते। आप यह जब विपक्ष यह सवाल उठाता है कि देश की संवैधानिक संस्थाएं कमजोर की जा रही हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के ऊपर हमला किया जा रहा है, प्रयास किए जा रहे हैं कि इसको कमजोर किया जाए, उस पर भी आप कोई बात नहीं करते। तो सवाल है कि अगर आपकी पार्टी की जो सबसे बड़ी नीति नियंत्रण संस्था है, उस संस्था में भी उन राष्ट्रीय मुद्दों पर अगर देश के नेता कोई बात नहीं करते, तो फिर इसको इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाएगा? आप निश्चित रूप से जो आप अपने जनाधार को बढ़ाने की बात करेंगे, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन जो जनाधार बढ़ाने की कोशिशें हैं वह तो केवल गवर्नेंस के आधार बढ़ सकती है ना। ये लोगों को लगे कि हमारे हित सुरक्षित हैं, हमको जो मिलना चाहिए वो हमको मिल रहा है, हमारे जो संवैधानिक और मानवीय अधिकार हैं वो सुरक्षित हैं, जो देश में कटुता फैलने की बात कही जा रही है उस पर नियंत्रण हो रहा है, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है, उसकी तो बात नहीं हो रही है। अगर विपक्ष ये कहता है कि नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ और अर्थव्यवस्था कमजोर हुई, अब उससे बात ही नहीं करते। आप अगर ये कोई कह रहा है कि गलत जीएसटी लागू होने से व्यवसाय घट गए, इसके ऊपर व्यवसायों के ऊपर असर पड़ा, संगठित व्यवसाय प्रभावित हुआ, सूरत जैसे इलाके में रोजगार के अवसर कम हुए, जो हीरा उद्योग हो चाहे टेक्सटाइल्स उद्योग हो उसके टर्नओवर में कमी आई, उसकी आप बात नहीं करते। अगर कोई ये कहता है कि इस देश में शिक्षा महंगी होती चली जा रही है, इस कदर शिक्षा का निजीकरण हो रहा है कि सामान्य आदमी के लिए नहीं, उच्च मध्यम वर्गीय परिवार के लिए अपने बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो जा रहा है, आप उसकी बात नहीं करते। अगर ये कहा जा रहा है कि सरकार को शिक्षा के विस्तार के लिए, शिक्षा के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए
सरकार का जितना निवेश करना चाहिए वो निवेश नहीं हो रहा है, इस पर भी आप कोई बात नहीं करते कि नहीं ये विपक्ष जो कर रहा है गलत कर रहा है या सही कर रहा है। अगर विपक्ष ये कहता है कि देश में स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे कमजोर हो रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधी संस्थाओं के निजीकरण से चिकित्सकीय उपचार जो है वो महंगे होते चले जा रहे हैं, सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है, उस पर आप कोई बात नहीं करते। केवल जिला चिकित्सालयों को मेडिकल कॉलेज का दर्जा दे देने से कैसे आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत हो जाएगी? वहां चिकित्सक हैं या नहीं है, चिकित्सकीय उपकरण है या नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता है या नहीं है, कौन बात करेगा इसकी? आप इसमें भी कुछ बात नहीं करते। गोया कि आपका जो भाषण है एक राजनीतिक भाषण हो सकता है। अगर आप ये कहते हैं, क्या कोई ये कह सकता है कि जो देश के राजनीतिक मुद्दे हैं उनका समाधान आप कानूनी तरीके से कर सकते हैं? अगर यह बात कही जा रही है कि नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, छोटे और कुटीर उद्योग प्रभावित हुए, तो और आप ये कहिए कि साहब सर्वोच्च न्यायालय ने इसको सही ठहराया है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लेने की प्रक्रिया को सही ठहराया है। सर्वोच्च न्यायालय ने उस नोटबंदी के हुए असर के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की है। उसने कहा कि मेरा काम नहीं है, हम कानूनी बात कर सकते हैं। तो क्या राजनीतिक मुद्दों का समाधान कानूनी क्षेत्र से हो सकता है? क्या नहीं हो सकता, कभी नहीं हुआ। कानूनी राजनीतिक मुद्दे राजनीतिक तरीके से सुलझाए जा सकते हैं, उसकी बात आप नहीं करते। तो और कोई भी ऐसा राज्य नहीं है, मैं समझता हूं कि अगर गुजरात राज्य को छोड़ दिया जाए, इस देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती ना हो और मजबूत चुनौती ना हो। कोई ऐसा राज्य नहीं जहां पे एक तरफा लड़ाई चल रही हो। मैं नहीं मानता इस बात। हाँ, गुजरात जरूर, जो विधानसभा का चुनाव उसी के आधार पर मैं कर सकता हूं कि पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है और उसको चुनौती देने के लिए कांग्रेस का संगठन उतना मजबूत नहीं है, बिखरा हुआ विपक्ष है, इस वजह से तो हो सकता है। बाकी कोई राज्य नहीं है। पश्चिम में ही चले जाइएगा तो महाराष्ट्र में क्या स्थिति है? महाराष्ट्र में क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए खुला मैदान खुला हुआ है कि आपके सामने कोई चुनौती नहीं है? दक्षिण में आप चले जाइए, क्या केरल में आपकी मौजूदगी है? क्या तमिलनाडु में आपकी मौजूदगी है? क्या आंध्र प्रदेश में आप कितने मजबूत हैं आपको पता है? तेलंगाना में आप कितने मजबूत हैं आपको पता है? किस जगह पे स्थिति आपकी इतनी? कर्नाटक में आपके सामने एकदम मजबूती के साथ कांग्रेस खड़ी है और किस तरह के आरोप नहीं लगे बीजेपी की कर्नाटक सरकार के ऊपर? भ्रष्टाचार के इतने बड़े बड़े आरोप लगे और कुछ नहीं हुआ। केवल एक जो आपका फार्मूला है कि आप मुख्यमंत्री को बदल दीजिए और एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो जाएगी। एक गुजरात में इसका आपको परिणाम मिल गया, वही रास्ता अख्तियार कर लिया आपने त्रिपुरा में, वही रास्ता अख्तियार कर लिया आपने कर्नाटका में। लेकिन ये एक ही बात हमेशा नहीं चलती है। आप उत्तर भारत पूर्वोत्तर के स्थिति देख लीजिए। आप उत्तर प्रदेश में क्या भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय लोकदल, कांग्रेस, आरएलडी की वजह से कोई चुनौती नहीं है? मुझे लगता है कि मजबूत चुनौती है। बिहार में क्या आपके पास चुनौती नहीं है? झारखंड में क्या चुनौती नहीं है? पश्चिम बंगाल में क्या खुला मैदान आपके सामने है? उड़ीसा में क्या आपके पास खुला मैदान है? कौन सा इलाका है जहां आपके पास खुला मैदान है और जहां आपके सामने चुनौती नहीं? और जो पोलराइजेशन की राजनीति होती रही है, उस पोलराइजेशन के बूते कब तक आप ये राज्य चलेगी? मुझे लगता है कि किसी भी जो आम नागरिक होता है, आम नागरिक का किसी दल के प्रति प्रतिबद्धता या आकर्षण या लगाव या समर्थन उसके गवर्नेंस और नीतियों के बल के आधार पर ज्यादा होता है। गवर्नेंस को लेकर कोई बात नहीं हो रही है। पिछले अगर गवर्नेंस के लिए, सॉरी, आपने पूरा इसको सिर्फ पॉलिटिकल ये बना दिया। आई एम सॉरी, आई कैन नॉट एक्सेप्ट दैट। नंबर वन, जो आप डिमोनेटाइजेशन के बारे में कह रहे हैं, आर यू अवेयर व्हाट वाज हैपनिंग इन द कंट्री? जिस तरीके से फेक करेंसी जा रही थी, जिस तरीके से करेंसी का ये हो रहा था, उससे हिंदुस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था चौपट होने जा रही थी। उसको रोकने के लिए डिमोनेटाइजेशन किया गया। वो क्या गलत स्टेप था? मैं बोलूं या आप और कुछ बोलेंगे? हाँ, नहीं, बोलिए सर। जब नोटबंदी की गई थी तो उसके दो महत्वपूर्ण उद्देश्य बताए गए थे। एक तो यह बताया गया था कि जो काला धन है वो वापस आ जाएगा। कितना काला धन आया सर, आपके पास अब बेहतर जानकारी होगी। सरकार कहती है कि जितना पैसा था
99.99% वापस चला आया। नहीं सर, यानी काला धन कहाँ चला गया? 113% वापस आया। अगर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा देखेंगे तो वो कहता है कि 113% नोट वापस आए। तो पैसा इसका काला क्या धन कहाँ मतलब गया है? सर? इसका मतलब क्या है? काला धन कहीं नहीं, काला धन कहीं किसी के पास नहीं था। इसका उसके मतलब ये बाद नहीं आपको है कि काला धन किसी के पास नहीं था। इसका मतलब ये है कि काला धन जो था वो भी मेन चैनल में आया। जो तो फेक कौन सा काला करेंसी थी वो भी मेन चैनल में आई। जो काक साहब, वही फेक तो मैं जान फेक काक साहब में फेक काक साहब तो यही को कौन सा काला धन था, कितना परसेंट हुआ, ये तो कोई नहीं कर रहा है ना। दूसरी नहीं चीज नहीं ये बताया गया। ये इस विषय पर चर्चा डाइवर्ट हो रहा था। मैंने इसीलिए इंटरफेयर जी किया। मैं शुक्ला जी इस पे अलग डिबेट रखेंगे नोटबंदी पर। हाँ ये विषय डाइवर्ट हो जाएगा एक्चुअल में। हाँ साहब मैं मैं सहमत हूँ। मैं कोई ऐसा नहीं मैं कि मेरा कोई भारतीय जनता पार्टी से मेरा कोई विरोध है। मेरा एक नहीं मुद्दा, मैं भारतीय जो अपनी जनता बात कर पार्टी रहा की हूँ, बात नहीं है, ये देश की बात है। मेरे नहीं भारतीय देश की जनता बात पार्टी, कीजिए। कांग्रेस या किसी से मतलब नहीं है। काक देश साहब में जिस समय शुक्ला जी, बड़ी विनम्रता से मैं बोल रहा हूं, जिस समय डिमोनेटाइजेशन हुआ 2014 में, जो 2007 से 2014 तक जो चल रहा था करेंसी के मामले में, जो अभी निकल के आ रहा है, तब बुक्स पब्लिश हो रही हैं, केसेस लग रहे हैं, ये चल रहा है, वो सब सामने आ जाएगा। ऐसी बात नहीं है, मगर कई चीजें ऐसी होती हैं जो कि पूरी तरह से आप पहले एकदम नहीं निकाल सकते, बट स्लोली इट विल कम आउट। देयर इज एब्सोल्युटली नो दिस थिंग। और जहां तक जीएसटी का सवाल है, जीएसटी में जिस तरीके से अभी रिकवरी हुई है, चाहे एमएसएमई का हो चाहे बाकी ये को हो, देयर इज डेफिनेटली लोगों का कम हुई है, रोजगार कम हुआ है, रोजगार में ये हुई है। इसीलिए ये जो आजकल 70,000 71,000 हर एक महीने 2 महीने के बाद अपॉइंटमेंट्स दे रहे हैं, वो उसी को पूरा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और आपने कहा कि उसके बारे में बात नहीं करते, उसके बारे में भी बात करते हैं। तीसरी बात जो आपने कही, अगर हम सिर्फ इस चीज को देखें कि रिप्रेजेंटेशन किस एरिया से है, ये जाने बिना कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, इस देश की प्रगति में उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, चाहे उनका जो भी ये रहा हो, उस चीज को देखे बिना हम किसी भी गवर्नेंस स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। वो मेरा कहना है। जी शुक्ला जी, सुनील जी। नहीं, काक साहब का अपना नजरिया है, लेकिन सरकार की तरफ से सर ये नोटबंदी कब लागू हुई थी और नोटबंदी के लागू हुए कितने साल हो गए? आज तक कोई भी अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए। आप म्यूट हैं काक साहब, आप म्यूट हैं। हाँ, 2016 में नोटबंदी हुई थी नवंबर में। और आज सर हम लोग 2023 से बात कर रहे हैं। बिल्कुल 2000 क्या 6 साल इतने पर्याप्त नहीं होते कि आप सभी आंकड़े दे दें? आप कह रहे हैं कि जो कुछ भी होगा अभी सामने आएगा। सर मैं ये 6 साल के अंदर हाँ। सर मैं आपकी बात मान रहा हूं, आपका अनुभव है, लेकिन पिछले 6 साल में इस सरकार ने नोटबंदी की उपलब्धियों को कितना बताया हम लोगों को, देश को? दूसरी चीज, आपने कहा कि जीएसटी की वजह से रेवेन्यू आ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्या आ रहा है, लेकिन क्यों आ रहा है? क्या व्यापार बढ़ गया है, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ गई है, टर्नओवर बढ़ गए हैं, इस वजह से आ रहा है, या सामान की कीमत महंगी है इस वजह से जीएसटी आ रही है? और उस जीएसटी से राज्यों को कितना मिल रहा है? मैं अर्थशास्त्र का जानकार नहीं हूं सर, लेकिन मुझे इतनी कम से कम इतनी बेसिक जानकारी हमें भी है। खैर, इसलिए सरकार की नीतियां जो भी है, और आप जो कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया ये किसी कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं आप? सर मैं आर्थिक मामलों पे एक अलग बहस हो सकती है। मैं सिर्फ ये 2 पॉइंट्स पे बात आपका आकर्षण करना चाहता था ध्यान, कि नंबर 1 जो आपने कहा कि डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी को लेके जो ये है उस पर बात नहीं होती है, मैं उसी के बारे में बात कर रहा था। और जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है उसके बारे में बात कर रहा था, कि वो सब चीजों के बारे में भी जो भी सरकार के कदम हैं
बोलने के बदले अच्छा है उसको करके दिखाया जाए। तो जिस तरीके से वो चाहे स्टार्टअप्स में चेंज हो रहा हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में चेंज हो रहा हो, पीएलआई की स्कीम को दुनिया भर ने ये माना। आज की तारीख में हिंदुस्तान सबसे पहले अब डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट करने जा रहा है, कर रहा है। और आप ये भी समझ लीजिए कि सेमीकंडक्टर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में बाकी चीजें हों, एयरक्राफ्ट हो, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग हो, बोइंग अब पूरे दुनिया में जितने भी एयरक्राफ्ट बनेंगे माल ढोने के लिए वो हिंदुस्तान में बनेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि इससे खुशहाली बढ़ेगी, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इससे काइंड ऑफ जो ये है वो बढ़ेगा। और हिंदुस्तान आज की तारीख में सेकंड या थर्ड नंबर पे है ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में। हिंदुस्तान आज की तारीख में नंबर 2 है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी इन मोबाइल फोन का जो पूरा पीएलआई स्कीम है। कल ही दावोस में ये कहा गया कि सिर्फ एक मोबाइल फोन के बिक्री के कारण से जितना पीएलआई स्कीम में 48,000 करोड़ का पीएलआई दिया गया था, वो उस सिर्फ मोबाइल फोन के कारण से वापस आया। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं, इनका इफेक्ट आने में टाइम लगेगा और इसको हमको समझना चाहिए। मेरा ये कहना का मतलब है। जी जी, एक्चुअली वो पूरा एक सब्जेक्ट अलग हो जाता है वो आर्थिक विश्लेषण का, तो उस पर अलग चर्चा कर लेंगे। तो सुनील जी, आपकी चर्चा को थोड़ा सा और आगे जो फिर मैं काकसर के पास आऊँगा उसी उनका जवाब लेने के लिए, कि जो प्रधानमंत्री जी का बयान था, क्या अपने कार्यकर्ताओं की जो उनकी जो कार्यशैली है उससे वह अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे थे, या उन्हें लगता है कि जो राजनीतिक विपक्षी दल है उनका जो दबाव राजनीतिक रूप से बढ़ रहा है उसकी चुनौती को वे समझ रहे हैं? नहीं, वो उन्होंने अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, पार्टी संगठन के लोगों को एक प्रोत्साहित किया है। कोई उनके मन में नाराजगी मुझे नहीं दिखी। उनको लगा कि पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का व्याख्यान हुआ, लगभग 1 घंटे का व्याख्यान, वो निश्चित रूप से पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए है। इस वर्ष जो 10 राज्यों में चुनाव हैं, उन चुनावों के लिए अपने आप को तैयार रखने, अपनी रणनीतियां तैयार करने, ज्यादा से ज्यादा राज्यों में चुनाव जीतने और अपने मतदाताओं को संगठित रखने और अपने साथ बनाए रखने की कोशिशों के प्रति उन्होंने सबको एक तरह से एक संदेश देने की कोशिश की। और ये भी कहा कि इसी के साथ साथ 2024 का जो चुनाव वो भी है। तो पूरे भाषण में उन्होंने उनके मन में ये लगा कि उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने की कोशिश की, और जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यकाल बढ़ा अगले 1 टर्म के लिए, और उसका भी एक राजनीतिक संदेश है कि पार्टी अपने आप को किस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयार कर रही है। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में सम्मानित प्रधानमंत्री जी का जो व्याख्यान है वह अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार रहने, संगठन के जनाधार को बढ़ाने, संगठन को और मजबूत करने, चुनाव की मशीनरी को और ताकतवर करने और फुल प्रूफ बनाने, और जो नीतियों को लेकर के लोगों के बीच में जो अगर कुछ चर्चाएं हैं उसको लेकर के कि अनावश्यक विवाद न पैदा किया जाए जो विभिन्न मुद्दों पर। और जो सरकार की कोशिश है, जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी ये कोशिश की गई कि पसमानदा मुसलमानों के साथ एक तालमेल और एक पैठ बनाई जाए, और इसके लिए जो प्रयास किए गए, जगह जगह पसमानदा मुसलमानों के सम्मेलन भी भारतीय जनता पार्टी ने आयोजित की, उसको और कारगर करने और प्रभावशाली बनाने की एक कोशिश के तहत प्रधानमंत्री जी का अपना यह संदेश था। और मुझे लगता है कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं में एक उत्साह भी बना है उनके उस संबोधन के बाद से। अब वह राजनीतिक रूप से जो चुनौतियां हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने, उसका वो किस तरह से मुकाबला कर पाएंगे, यह महत्वपूर्ण है। क्योंकि मुझे लगता है कि सिविल सोसाइटी और राहुल गांधी की इस यात्रा के बाद से एक देश में एक राजनीतिक विमर्श जरूर पैदा हुआ है। माने विपक्ष को लेकर के भी लोग गंभीरता से सोचने लगे हैं, विपक्ष को लेकर भी लोग विश्वास करने लगे हैं। जो अब तक विपक्ष खारिज करने की जो कोशिशें की गई थी उस पर विराम लगा है। तो एक चुनौती जो खड़ी हुई है राष्ट्रीय पैमाने पर,
उसको लेकर के भी एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं के सामने एक चुनौती है। तो वो ये पूरा का पूरा जो प्रयास है वो बदलती हुई राजनीतिक स्थितियों में कितना कारगर होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। जी प्रशांत जी। जी बिल्कुल ठीक कहा कि जो चुनौतियां हैं वो आने वाले समय बताएगा कि भाजपा किस तरह से इस रणनीतियों को बना कार्य करती है कि वो विपक्ष की जो कहीं ना कहीं एक दिख रहा है उन्हें की चुनौती बढ़ रही है उसको कैसे पार करते हैं। तो मैं काकसर के पास आता हूँ। काकसर, जैसा आपने सुना सुनील जी को भी और उससे पहले कुलदीप जी को भी, तो सभी ने एक बात कही, जो विभिन्न समुदाय के बीच पैठ बनाने की जो कोशिशें हैं भाजपा की, वो इस वक्तव्य से स्पष्ट होते हैं कि भाजपा अपना जनाधार बढ़ाने के लिए इस प्रयास में कि जो वर्ग उन्हें समर्थन नहीं करता था, मत नहीं देता था अपना, उसके पास जाकर कुछ मत वहां से जरूर लिए जाएं, कुछ वोट जरूर लिए जाएं। आपको क्या लगता है, जो विपक्ष को खारिज करने की बात कही जाती थी, विपक्ष कहीं नहीं है, क्या विपक्ष कहीं ना कहीं मजबूत होता दिख रहा है प्रधानमंत्री को, कि अपना वो गिराव बढ़ाता दिख रहा है प्रधानमंत्री को, जो उन्हें सब इस तरह के वक्तव्य अपने कार्यकर्ता को देने पड़े? क्या उनकी छवि को कुछ नुकसान पहुंच रहा था, जिस तरह से कुछ समुदाय के प्रति या किसी पिक्चर विशेष को लेकर जो बयानबाजी इस समय चल रही थी? आप क्या मानते हैं? धन्यवाद प्रशांत जी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जिस समय हम उनके भाषण को सुन रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी गुस्से में हैं। वो सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को ये नहीं बता रहे थे कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, बल्कि मेरे ख्याल में काफ़ी उनको ये था कि उन्होंने कहा भी, उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वो पीछे हो जा रहा है, और ये सब मुद्दे जो हैं, जो अनावश्यक मुद्दे हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है, जिनका डेवलपमेंट से, जिनका आर्थिक बदलाव से या सामाजिक बदलाव से कोई मतलब नहीं है, उन चीज़ों को आगे करने से खराब ये होता है। ये तो जरूर बात है कि जैसे शुक्ला जी ने भी कहा और कुलदीप जी ने भी कहा कि इसका एक पॉलिटिकल उद्देश्य तो था ही था। मैं ये कभी नहीं मानता हूं कि कोई भी ऐसी स्थिति में अपने कार्यकर्ताओं से बात करे और वो उसका पॉलिटिकल ये ना हो, मैसेज ना हो, वो तो हो नहीं सकता। वो तो जरूर है। मैं उसको सिर्फ एक इस तरीके से देख रहा था कि उनका मैसेजिंग का मतलब जो डीपर लेवल पे है वो क्या है। डीपर लेवल पे मेरे ख्याल में ये मैसेजिंग है कि अगर हमको अपनी उस जो जिस तरीके से हमारे ऊपर ठप्पा लगा है कि हम एक हिंदुत्व पार्टी हैं, जिस तरीके से हम ये कहे जाते हैं कि साहब हम इन सब को मुसलमानों के अगेंस्ट हैं, तो उसके सिर्फ बोलने से या सिर्फ उनको रिप्रेजेंटेशन देने से बात नहीं बनती है। क्या हम लोगों ने उनके लिए काम किया? क्या हम लोगों ने उनके लिए कोई दरवाजे खोले काम करने के? शुक्ला जी ने बहुत अच्छी बात की कि जो पसमानदा मुसलमानों का मेन काम है, जिसमें कि उनको मतलब जो पुश्तैनी काम कर रहे हैं, वो क्या उसमें आप उनको हेल्प कर रहे हैं? किसी तरीके से उनका वो काम धंधा चल पड़ा है? मेरे ख्याल में वो एक बहुत अच्छा पॉइंट कहा है शुक्ला जी ने। और इसलिए पसमानदा मुसलमानों को अगर आपको जोड़ना है तो उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि जब वो कन्वर्ट होके मुस्लिम बने तो जाति व्यवस्था जो हिंदू समाज में बताई जाती है, तो क्या वो जाति व्यवस्था मुस्लिम समाज में नहीं है? तो इस चीज को भी, मतलब वहां पर भी सामाजिक विभाजन जो है उसको भी दूर करना, उसको भी समझना, उसको भी चेतना में लाना, उसको भी पूरे मंच पे बोलना वो जरूरी है। तो पसमानदा मुसलमानों की जो अर्थव्यवस्था की दुर्दशा है, शिक्षा की दुर्दशा है, उनके हेल्थ की दुर्दशा है, उसको ठीक करना। काकसर एक प्रश्न जोड़ता हूं साथ में कि हाँ, प्रधानमंत्री ने केवल वोहरा मुसलमान, पसमानदा मुसलमानों को कैटेगराइज किया अपने भाषण में, उन्होंने पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को क्यों नहीं किया कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी में जनाधार बढ़ाने की आवश्यकता है? हाँ, क्योंकि उनको देखिए, मेरे ख्याल में उनको इस चीज की चिंता है। अगर आपको याद होगा कि एक कमेटी बनी थी जिसमें कि ये कहा गया था कि मुस्लिम्स में बहुत ज्यादा मतलब पिछड़ापन है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, उनकी शैक्षिक स्थिति बहुत खराब है, सोशल स्थिति बहुत खराब है। उसमें सबसे ज्यादा लोग जो रिप्रेजेंटेशन है मुस्लिम्स में वो पसमानदा मुसलमानों की है। और ये कहा जाता है वहां पे कोई सब बराबर हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है।
तो उन्होंने ये कहने की, मेरे हिसाब से कहने की कोशिश की कि पसमानदा मुसलमानों की आर्थिक स्थिति या शैक्षणिक स्थिति या सोशल स्थिति कोई बेटर नहीं हुई है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो ये रहे हो। तो उस चीज को शायद उन्होंने अंकित करने की कोशिश की है कि उनको भी हमको आर्थिक मदद देनी पड़ेगी, उनको भी हमको शैक्षणिक मदद देनी है, सोशल मदद देनी पड़ेगी, इसलिए उनको अपने साथ जोड़िए। जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, जो हम डेवलपमेंट एफर्ट कर रहे हैं, उसका फुल उनको या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसको आप समझे, उनको बताएं और इनसे पता करें कि उनको उसका लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर लाभ नहीं मिल रहा है तो उसको हमारे को लाना पड़ेगा, हमारे को उसको ये एक फीडबैक मैकेनिज्म अपने वर्कर्स को दिया उन्होंने उनसे जुड़ने के लिए। एक बहुत बड़ी बात जो है, जिस तरीके से हम लोग इस देश की गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, जो 3 बदलाव आ रहे हैं दुनिया में अभी, उसमें तीनों चीजों पे हमको समझना चाहिए कि इस भारत देश को अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी या 10 ट्रिलियन इकोनॉमी या जो भी इकोनॉमी बननी है, और सबसे नीचे तबके के लोग जिनको की सबसे ज्यादा उठाने की जरूरत है, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे वो हेल्थ केयर के माध्यम से हो, या चाहे नौकरी के माध्यम से हो, उनको अगर उठाना है तो उनके लिए हम उनको स्पेशल चीजें, स्पेशल इश्यूज बनाने पड़ेंगे। उस चीज को भी लाके हमको लाना पड़ेगा। और आज की तारीख में अगर आप समझे, जिस समय लोगों ने कहा था कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से क्या होगा, उनके जन खाते खोलने से, जनधन अकाउंट खोलने से क्या होगा, जिनका कोई ये नहीं है उससे क्या होगा, उज्ज्वला योजना से क्या होगा कि दूसरा सिलेंडर वो नहीं खरीद पा रहे हैं। इन सब चीजों को लेके अगर उन कार्यक्रमों को सार्थक करना है, अगर उनका लाभ लोगों तक पहुंचाना है, तो उसलिए वो फीडबैक मैकेनिज्म उनकी पार्टी में हो, उनकी पार्टी कार्यकर्ता करें, उस चीज को समझें, उस चीज की बात वो करें और कार्यकारिणी में भी लाएं, तब वो बात बनेगी। वही मेरे ख्याल में उनका मतलब था, इसीलिए उन्होंने पसमानदा मुसलमानों के लिए बात करी, जनरल मुस्लिम के अलावा। जी जी, आपने सोशल इम्पैक्ट की बात कही, प्रधानमंत्री के बयान की, किस तरह से जो समाज के विभिन्न वर्ग हैं उसको साधने की कोशिश जिस तरह की मोदी जी की हैं, उसके बारे में आपने बताया कि क्या उनका इसमें सोचना हो सकता है, क्या समझना हो सकता है, इसलिए उन्होंने कहा। सुनील शुक्ला जी के पास में आता हूँ, कार्यक्रम बंदी पड़ाव में हमें। सुनील जी, जैसे आपने सुना, काक सर को भी उन्होंने बताया कि जो प्रधान अपने अनुसार की ऐसा शायद वो सोचते होंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है। लेकिन जो आर्थिक असमानताएं, बीच में एक रिपोर्ट आई थी आर्थिक असमानताओं को लेकर, किस तरह से देश में एक जो समाज है, देश में किस तरह एक आर्थिक असमानता, दोनों, एक वर्ग उच्च धन संपत्ति वाला हो गया, एक तबका ऐसा जिसके पास साधन कम होते जा रहे हैं, आर्थिक संसाधन। ये क्या कहती है रिपोर्ट, क्या आपका मानना उस रिपोर्ट को लेकर? और प्रधानमंत्री के वक्तव्य को इससे जोड़ता हूं मैं कि प्रधानमंत्री के वक्तव्य को आप दोनों परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, आप क्या मानते, क्या निष्कर्ष निकालते हैं प्रधानमंत्री जी का बयान को और साथ ही रिपोर्ट के निष्कर्ष को? पूंजी का एकत्रीकरण इस देश की चिंता का विषय है। तमाम लोग, जो जानकार लोग हैं, वो इस बात पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि समाज के कुछ गिनती के लोगों की जो पूंजी है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है और आर्थिक विषमता बुरी तरह से फैल रही है। और आर्थिक विषमता फैलने के पीछे जो एक सामान्य अवधारणा होती है, वो उसके लिए सरकार की नीतियां जिम्मेदार है। बढ़ते पैमाने पर विभिन्न क्षेत्रों में निजीकरण, सार्वजनिक उपक्रमों का गिरता हुआ असर और रोजगार के घटते हुए अवसर, ये आर्थिक विषमता को और बढ़ा देते हैं। और आर्थिक विषमता जब बढ़ती है तो महंगाई की स्थिति और खराब होती चली जाती है। यह इस देश में चिंता का विषय है और तमाम जो जानकार हैं वो इस बात को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। अगर आपके पास आपकी क्रय शक्ति घटेगी तो आर्थिक विषमता बढ़ेगी, रोजगार के अवसर कम होंगे तो आर्थिक विषमता बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो आर्थिक विषमता बढ़ेगी। और दुर्भाग्यवश हम इसी दौर से गुजर रहे हैं और इसको नियंत्रित करने के लिए, इस पर एक प्रभावी कार्रवाई करने के लिए अभी कुछ सरकार की ओर से दिख नहीं रहा। अगर हो रहा होगा तो इसकी जानकारी हमें नहीं है। और
मैं ये मुझे स्वीकार करने में थोड़ी असुविधा होगी कि आपकी अर्थव्यवस्था भले दुनिया के किसी स्तर पर चली जाए, आप 5वें हो जाए, तीसरे हो जाए, चौथे हो जाए, दूसरे हो जाए, अगर आपके लोगों के, आपके देश के नागरिकों का रहन सहन का स्तर सुधरता नहीं है, लोगों को व्यापार में सुविधा नहीं होती, महंगाई कम नहीं होती, उत्पादक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश अच्छा नहीं होता, कृषि क्षेत्र में निवेश नहीं होता, तो आप आंकड़ों में भले अपनी तारीफ कर लें, उसका लाभ आम आदमी तक पहुंचता नहीं और यह आर्थिक विषमता को और बढ़ाता है। हम आज की स्थिति जो देश में है वो यह है कि हर व्यक्ति, आप आंकड़े में भले कोई कह दे कि साहब महंगाई का दर इतनी कम हो गई, आंकड़े बताते हैं ना, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि हर आदमी इस महंगाई से परेशान है। काक साहब ने उज्ज्वला योजना की बात की, सर इसमें कोई सर्वे, इसके लिए तो किसी को भेजने की आवश्यकता ही नहीं होती ना। आप एक क्लिक पे इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जितने भी ऑयल सेक्टर की कंपनियां हैं, वो प्रतिदिन ये जान सकती हैं अपने आए बैठ करके कि आज की तारीख में उज्ज्वला योजना के माध्यम से दिए गए जो कनेक्शंस हैं, घरेलू गैस कनेक्शंस के, उनमें रिफिलिंग कितनी हुई, कितने % हुआ, इसको कहीं किसी से मिलने की जरूरत नहीं है। अगर पहली बार गैस कनेक्शन मिलने के बाद दूसरी बार रिफिल कराने वालों की संख्या से अगर कोई संतुष्ट हो, संभव ही नहीं है ये। एक साथ पैसा लगाने की ताकत किसके पास होती है? अगर सर 1000 रुपए का गैस का सिलेंडर खरीदने की ताकत उस वर्ग के पास होता जिसके तहत जिनको आपने उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन दिए हैं, तो ये कनेक्शन कब तक के ले चुके होते? उनके सामने संकट केवल अर्थ का ही है, उनके पास नगद पैसा नहीं है तो एक साथ इतना पैसा नहीं है, उनके लिए दिन प्रतिदिन के रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा नहीं है, और उनको एक दिन में, एक बार में 1000 रुपया खर्च करने की अगर के लिए आप मजबूर करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये परियोजना कहीं इस तरह की कोई योजना सक्सेस हो सकती है। और जनधन योजना खोलने का आप बहुत सही बात है, बैंकिंग से देश के प्रत्येक नागरिक का जुड़ाव होना चाहिए, कोई इसमें नहीं है। बैंकिंग का लाभ सबको मिलना चाहिए, और अगर बैंकिंग का लाभ सबको मिलना चाहिए तो वह कौन से तर्क हैं कि आप बैंक के शाखाओं की संख्या कम करते चले जा रहे हैं? ये कौन सा लॉजिक है कि आप बैंकों की संख्या, बैंकों की शाखाएं भी कम कर रहे हैं, बैंकों की संख्या भी कम कर रहे हैं? इस तरह का एकत्रीकरण किसके फायदे के लिए है? क्या अगर इससे बैंक की सुविधाएं बहुत अच्छी हो जाएंगी? शहरों में मान लीजिए कि आप तकनीकी रूप से बहुत संपन्न हैं, ग्रामीण इलाकों में क्या स्थिति है? क्या हर ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग जो है वो का डिजिटाइजेशन हो चुका है? संभव ही नहीं है, लोग जानकारी नहीं, हम और आप कितना काम बैंकिंग नहीं कर पाते हैं, दूसरे से हमको आपको मदद लेनी पड़ती है। ऐसे में बैंक की शाखाएं आप कम करते चले। एक तरफ आप कहते हैं कि बैंकिंग प्रणाली से पूरे देश के लोगों को जुड़ना चाहिए, बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं इसमें, लेकिन उसका लाभ कैसे मिले लोगों को? मेरी अपनी समझ है। इसलिए निश्चित रूप से आर्थिक विषमता एक बड़ी समस्या है, और घटता हुआ रोजगार का अवसर एक बड़ी समस्या है, महंगाई एक बड़ी समस्या है। तो जो अर्थशास्त्र से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो निश्चित रूप से चिंता पैदा करते हैं, एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण को लेकर के चिंता पैदा करते हैं। जी, कहीं ना कहीं जो भी आर्थिक असमानताएं वह जो विकास में बाधक बन जाती हैं देश के, और एक हर व्यक्ति के विकास में बाधक बनती हैं। और जिस तरह की चर्चा आप लोगों ने प्रस्तुत की, जयकाक सर ने और सुनील जी ने, कुलदीप जी ने बड़े विस्तार से हर विषय को छुआ है और विषय के बारे में बड़े विस्तार से बताया है कि किस तरह से प्रधानमंत्री का उद्बोधन है, उसके क्या मायने हैं राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से, उसके क्या आप निहितार्थ निकलते हैं, क्या हम लोग सोचते हैं उस बारे में, तो उसके बारे में बड़े विस्तार से चर्चा की। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दर्शकों को ये चर्चा जरूर पसंद आएगी। जितना उत्कृष्टता के साथ, गरिमा के साथ, कुछ बिंदुओं पे असहमति भी दर्ज हुई, लेकिन उसके पश्चात भी जो गरिमा के साथ अपने बात को रखा, अपने विषय को रखा, और यही संवाद इंडिया मंच की कह दीजिए हमारी शक्ति है कि हमारे जो अतिथि होते हैं बहुत ही गरिमा के साथ, बहुत ही
सारगर्भित शब्दों में अपनी बातों को रखते हैं, अपनी असहमति भी दर्ज कराते हैं तो पूरी गरिमा के साथ दर्ज कराते हैं। तो इसके लिए मैं सुनील शुक्ला जी को भी और शिवन काग जी को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतना एक सारगर्भित विश्लेषण आज हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया है। मुझे पूरा विश्वास है हमारे दर्शकों को ये चर्चा जरूर पसंद आएगी। और चर्चा की समाप्ति से पहले मैं दर्शकों से भी आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत धन्यवाद।